हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने इस बार सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एक प्लानिंग किया था कि आप सभी के लिए साइकोलॉजी और पेडागोजी की फ्री क्लासेस दी जाएंगी, जो 15 से 20 मिनट की वीडियोस बनाएंगे। लगभग 30 से 40 जहां तक अनुमान है, यहाँ तक में आपको पूरा साइकोलॉजी और पेडागोजी मिला करके पढ़ाया जाएगा, जो सीटेट के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इस पूरी सीरीज को जो परिश्रम और सफलता के नाम से हम लोग बना रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आप ज़्यादा तो मैं 30 में 30 तो नहीं कह सकता, ये हाइपरबोल होगा, लेकिन आप 25 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं या 30 में 30 भी पा सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस सीरीज का परिश्रम और सफलता के नाम से जो हम लोग सीरीज तैयार किए हैं, आज उसका सबसे पहला वीडियो है। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में। बहुत ही फेमस चैप्टर, बहुत ही नाम वाला चैप्टर। लगभग 1 से 2, 2 से 3 प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है वृद्धि और विकास। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास जब भी हम शब्द यूज करते हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ग्रोथ का और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है डेवलपमेंट का। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा डेवलपमेंट को, फिर आपको समझना पड़ेगा ग्रोथ को। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, जब हम शब्द यूज करते हैं डेवलपमेंट, जब हम वर्ड यूज करते हैं डेवलपमेंट या कहते हैं विकास, तो इसका मतलब है कि बालक में होने वाला बदलाव। ओके, जैसे बालक जन्म लिया, जन्म के बाद वो प्रति माह आप कह सकते हैं या प्रति वर्ष कह सकते हैं। हालांकि उसमें चेंजिंग तो होती है प्रतिदिन, उसमें चेंजिंग होती है प्रति सप्ताह, लेकिन जो इसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, वो जो चेंजिंग होती है, जो बदलाव होता है, वो प्रतिमाह और प्रतिवर्ष का ही मनोवैज्ञानिकों ने मापन किया। तो कहने का मतलब, विकास का मतलब क्या है सर? विकास का मतलब है बालक के अंदर होने वाला बदलाव, है ना। इस बदलाव को हम परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि सर ये परिवर्तन और बदलाव कितने प्रकार का होता है? ये जो परिवर्तन और बदलाव है ये 2 प्रकार का होता है। एक सकारात्मक परिवर्तन और एक होता है नकारात्मक परिवर्तन। मान लीजिए कि किसी का बच्चा जब जन्म लिया तो वो 3 kg का था, 6 महीने बाद वो 6 kg का हो गया और 1 ईयर के बाद वो 12 kg का हो गया। लेकिन जब वो 2 ईयर का हुआ तो 2 ईयर में उसका वेट जो है वो 9 kg हो गया। तो कहने का मतलब कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो 3 kg का था, से 6 महीने बाद वो 6 kg का हुआ, 1 साल के बाद वो 12 kg का हुआ। ये कैसा परिवर्तन हो रहा था? ये हो रहा था सकारात्मक परिवर्तन। लेकिन दूसरे साल में उसका जो वेट था, वजन था, वो कम हो जाता है और कहाँ आ जाता है? 9 से 10 kg, 12 से घट करके 9 से 10 kg। तो ये कैसा परिवर्तन है? नकारात्मक परिवर्तन। तो कहने का मतलब कि परिवर्तन, किस परिवर्तन को हम विकास कहेंगे? तो सकारात्मक परिवर्तन, बालक में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे, या इसी शब्द को हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि विकास क्या है या डेवलपमेंट क्या है। विकास का मतलब बालक में होने वाला प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष जो परिवर्तन होता है उसके अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, विकास का मतलब होता है आगे की ओर। विकास का मतलब क्या होता है? आगे की ओर। मान लीजिए ये छोटा सा पेड़ आपने लगाया, ये 1 महीने बाद ये इतना बड़ा सा हो गया, 1 साल बाद ये इतना बड़ा सा हो गया। तो कहने का मतलब ये विकास कर रहा है। अगर ये इससे छोटा हो जाता तो इसे हम विकास न कहते, बल्कि ये नकारात्मक परिवर्तन होता जिसे हम विकास नहीं कहते। तो सिंपल सी भाषा में, इन अ सिंगल लाइन, डेवलपमेंट इज द पॉजिटिव चेंजिंग इन द चिल्ड्रेन। बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास की अवधारणा को तो हम लोग समझ गए।
अब देखिए बालक में जो बदलाव होता है, ये परिवर्तन होता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या सर जन्म के पहले भी बदलाव होता है और जन्म के बाद भी बदलाव होता है? तो इस बात को आपको समझना है, बिफोर द बर्थ और आफ्टर द बर्थ। बिफोर द बर्थ का मतलब ये है जन्म के पूर्व, और आफ्टर द बर्थ का मतलब ये है जन्म के बाद। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो जन्म के पूर्व की बात कर रहे हैं, और यहाँ जो बात कर रहे हैं वो जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो जन्म के बाद और जन्म के पूर्व, जो जन्म के पूर्व है इसी को हम गर्भावस्था कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था। तो गर्भावस्था का समय जो होता है वो 280 दिन होता है, या आप कह सकते हैं 40 सप्ताह होता है, या आप कह सकते हैं 9 माह होता है। तो ध्यान से समझिएगा इसको कि जो गर्भावस्था का समय है, अगर दिन में पूछे तो 280 दिन, सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह, और माह में पूछे तो 9 माह का समय होता है। इस पूरे समय को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो सबसे पहला है, ये पहले दिन से लेकर के जिस दिन माँ के गर्भ में बच्चा आया उस दिन से लेकर के 15 दिन का समय। फिर आप कह सकते हैं कि 15 दिन से लेकर के लगभग 3 माह का समय, ठीक है। फिर 3 माह से 9 माह तक का समय, ये आप कह सकते हैं। इस समय को, जो सबसे पहला वाला है, इस समय को हम कहते हैं डिम्बा अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं? डिम्बा अवस्था, जर्मिनल एज, है ना, इसे हम कहते हैं जर्मिनल, ठीक है। फिर जो 15 दिन से 3 सप्ताह तक होता है इसे हम एम्ब्रॉयनिक कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? पिंडावस्था कहते हैं। और ये जो 3 से 9 माह का समय होता है इसे हम फीटल एज कहते हैं। फीटल का मतलब होता है भ्रूणा अवस्था। तो आप देखें कि जन्म के पहले भी बालक में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन के अकॉर्डिंग हम बालक को 3 अवस्थाओं में बांट दिए। जन्म के पूर्व की सबसे पहली अवस्था क्या होती, मतलब माँ के गर्भ में सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? डिम्बावस्था। दूसरी कौन सी होती है? पिंडावस्था, और जिसे एम्ब्रॉयनिक बोलते हैं। और तीसरा होता है फीटल एज या भ्रूणा अवस्था, इसे कहते हैं। 3 अवस्थाओं को बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, ये जन्म के पूर्व की 3 अवस्थाएं हैं। आइए अब देखते हैं जन्म के बाद। मान लीजिए कि बच्चे का जन्म इस दिन हुआ, जन्म से पहले दिन से लेकर के 15 दिन तक का समय। देखिए, पहले दिन जब माँ के गर्भ में आया था तो भी मैंने 15 दिन का समय लिया था, और बालक का जन्म हो गया तो भी मैं 15 दिन का समय ले रहा हूँ, है ना। तो जन्म से 15 दिन तक, फिर आप 15 दिन को 2 सप्ताह कह सकते हैं। तो 2 सप्ताह से लेकर के आप ऐसे कह सकते हैं 2 वर्ष तक, ठीक है। फिर आप 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का समय, फिर 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का समय, और 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के समय को हम बांट सकते हैं। किस नाम से बांट सकते हैं सर? इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जन्म से लेकर के 15 दिन के समय को हम नियोनेट कहते हैं, या इसी को हम नवजात शिशु कहते हैं। इसे हम नियोनेट कहते हैं या नवजात शिशु कहते हैं। दूसरा समय जो है इसी को हम शैशवा अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। शैशवा अवस्था का समय क्या है? तो शैशवा अवस्था का समय है 2 वर्ष। कहां से? 2 सप्ताह से। लेकिन अमूमन प्रश्न में जन्म से ही लिया जाता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक शैशवा अवस्था पाई जाती है। अब देखिए, 2 से लेकर 6 वर्ष तक के समय को हम पूर्व बाल्या कहते हैं। याद रखिएगा, जन्म से लेकर के 6 वर्ष के समय को हम पूर्व बाल्या कहते हैं। अब देखिए, जो पूर्व बाल्या अवस्था आई, इसी को हम खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्व बाल्या को ही हम खिलौने की अवस्था कहते हैं। 6 से लेकर 12 वर्ष के समय को हम बाल्या अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं। इसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं इसे, ठीक है।
अब देखिए जो 12 से लेकर 18 वर्ष का समय है इसे एडोलेसेंस या किशोरा अवस्था कहते हैं। तो कहने का मतलब आपने सीखा क्या इस क्लास से? इस क्लास से मैंने ये सीखा कि सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक का ही अध्ययन करते हैं। जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक का ही अध्ययन करते हैं और 3 भागों में, मुख्य रूप से उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग सर? एक है शैशवा, दूसरा कौन सा है बाल्या, और तीसरा कौन सा है किशोरा। याद रखिएगा, शैशवा, बाल्या, किशोरा। जन्म से 6 वर्ष तक ये, 6 से लेके 12 वर्ष तक ये, 12 से लेके 18 वर्ष तक का ये। तो एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान रखिएगा, 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, क्या है? जन्म से पूर्व की अवस्थाएं मैंने आपको बताई और जन्म के बाद की अवस्थाएं मैंने आपको बताई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट हेडिंग जो है शैक्षिक दृष्टि से, ये तो मैंने जो क्लासिफिकेशन अभी किया था वो उस दृष्टि से था विकास के आधार पे जो परिवर्तन होता है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से जब बालक का अध्ययन किया गया, शैक्षिक दृष्टि से जब हमने बालक का अध्ययन करना चाहा तो मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बच्चों को बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। उसकी अवस्थाओं को 3 भागों में। सबसे पहला कौन सी अवस्था बताया? शैशवा। दूसरा कौन सा बताया? बाल्या। तीसरा कौन सा बताया? किशोरा। शैशवा का समय क्या होता है सर? शैशवा का समय होता है जन्म से 6 वर्ष तक। इसका समय कहां से कहां तक? 6 से 12 वर्ष तक। इसका समय सर 12 से 18 वर्ष तक। अगर एग्जाम में पूछे शैशवा अवस्था का समय क्या है तो शैक्षिक दृष्टि से हम नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर शैशवा अवस्था कितना होती है? 2 वर्ष तक की होती है ना। लेकिन अगर 2 वर्ष ऑप्शन में नहीं है तो किसको लगाएंगे हम? 6 वर्ष को लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस शैशवा अवस्था के 2 भाग हो सकते हैं। इस शैशवा अवस्था के कितने भाग हो सकते हैं? 2। एक तो प्योर वाली शैशवा। प्योर शैशवा का मतलब ये है जो 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। एक है पूर्व बाल्या। याद होगा आपको, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, पूर्व बाल्या का समय जो है वो है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। आइए आगे बढ़ते हैं। बाल्या अवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक 9 से लेकर के एक 6 से लेकर के 9 तक, 6 से 9 और 9 से लेकर के 12। जो 6 से 9 है, इस समय को, 6 से 9 वाले समय को हम संचय काल कहते हैं। याद रखिएगा, हर एग्जाम ये जो क्लासेस मैं बना रहा हूं आपके लिए, 40 क्लासेस, 50 क्लासेस, 15 मिनट की, 20 मिनट की, आप इतना उम्मीद रखिए कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम देकर के आइएगा, उसके बाद इस क्लास से आप अपना रिवीजन करिएगा और मिलाइएगा कि जो मैं पढ़ाया हूं वही चीजें पूछी गई हैं कि नहीं। तो संचय काल का समय क्या है? 6 से 9 और 9 से 12 का समय जो है इसी को हम परिपाक काल कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? परिपाक काल कहते हैं। अर्थात परिपक्वता इसमें चालू हो जाती है। परिपक्वता का मतलब बालक का मजबूत होना चालू हो जाता है। इस किशोरा को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इस किशोरा को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला 12 से लेकर के 14, फिर 14 से लेकर के 16, फिर 16 से लेकर के 18। इनके नाम भी हो सकते हैं। क्या नाम हो सकते हैं सर? इसे हम कहते हैं पूर्व किशोरा, इसे क्या कहते हैं? मध्य किशोरा, और इसे कहते हैं उत्तर किशोरा। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है 16 से लेकर के 18 वर्ष तक, क्योंकि इसी अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास 100% पूरा होता है। ध्यान रखिएगा, बालक का शारीरिक और मानसिक विकास जो 100% पूरा होता है वो कहां से होता है? 16 से लेके 18 में, अर्थात उत्तर किशोरावस्था में। तो हमने आपको ये बांट करके अंदर की बातें बताई कि किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, प्रश्न में अगर आपसे पूछे संचय काल, परिपाक काल, पूर्व बाल्या, तो ये सब आप बता सकते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट वाली बात ये है कि जो रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम है रॉस। रॉस का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अलग है। इन्होंने कहा जो शैशवा अवस्था होती है
वो 2 वर्ष तक नहीं, बल्कि जन्म से नहीं, शैशवा अवस्था जो होती है वो 1 से 3 वर्ष तक होती है। अब आप समझो, इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बचा लेगा एग्जाम में। शैशवा अवस्था का समय क्या है? 1 से 3 वर्ष। किसने कहा? रॉस ने कहा। अच्छा, जब इन्होंने ये कह दिया तो इसका मतलब इनके अनुसार पूर्व बाल्या भी अलग हो जाएगी। पूर्व बाल्या कहां से हो जाएगी? 2 से 4 नहीं, 2 से 6 नहीं, बल्कि 3 से 6 पूर्व बाल्या का समय हो जाएगा। बाकी बाल्या 6 से 12 और किशोरा जो है 12 से 18। कहने का मतलब रॉस ने आपके साथ खिलवाड़ कहां किया? 2 जगह पर। कहां? शैशवा को इन्होंने जन्म से 2 वर्ष ना मान करके 1 से 3 वर्ष माना, और पूर्व बाल्या को इन्होंने 2 से 6 न मान करके 3 से 6 माना। तो रॉस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से 3 भाग होते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं विकास के पक्षों की। जो विकास के पक्ष हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। विकास के जो पक्ष हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। विकास के पक्ष कहने का मतलब कि बालक में जो बदलाव होगा वो कितने प्रकार से ये बदलाव होगा। तो बालक में जो सबसे पहला बदलाव होता है वो किस क्षेत्र में होता है? शारीरिक। दूसरा जो होता है वो होता है मानसिक। मानसिक को हम संज्ञानात्मक भी कहते हैं, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है ना, संज्ञानात्मक भी कहते हैं। एक जो तीसरा है इसे हम कहते हैं सामाजिक, और जो चौथा है इसे हम कहते हैं संवेगात्मक। और यूपी में जो टेट पूछा जाता है उसमें एक और बढ़ जाता है, सीटेट में तो नहीं बढ़ता लेकिन इसमें एक और बढ़ जाता है, इसी को हम कहते हैं नैतिक पक्ष। ठीक है, तो मुख्य रूप से 4 होते हैं और सामान्य रूप से कितने होते हैं? 5। तो शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव। मानसिक संज्ञानात्मक का मतलब है उसके बुद्धि में और उसके मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। शारीरिक का मतलब उसके बोन्स में और मसल्स में परिवर्तन होता है। सामाजिकता का मतलब उसका क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, पहले आस पड़ोस तक रहता है, बाल्यावस्था में विद्यालय तक जाता है, किशोरावस्था में और आगे तक जाता है। संवेगात्मक का मतलब निर्जीव और सजीव में जो अंतर किया जाता है वो भावों से। जैसे इसमें कोई भाव नहीं है, मैं मोड़ रहा हूं, लेकिन अगर उंगली को मैं मोड़ के दिखाऊं तो वो हमें दर्द होगा, है ना। गर्म वस्तु को इसको टच कराएं, लोहे को टच कराएं तो कोई फीलिंग्स नहीं होगी, लेकिन गर्म वस्तु को हम छुएं तो हमारे अंदर फीलिंग होगी। इसके अंदर सुई, अगर मैं नीडल इसके अंदर चुभाऊं तो इसे कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर दर्द होगा। इसे रात में कहीं भी फेंक दीजिए, इसके सामने सांप आ जाए, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है और लिविंग हम हैं, तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास कहते हैं या संवेग कहते हैं। इस पे मुख्य रूप से जिसने काम किया था उसका नाम था मैकडोगल, है ना। क्या नाम था? मैकडोगल। संज्ञानात्मक विकास पे जिसने काम किया, संज्ञानात्मक विकास पर जिसने काम किया वो सबसे पहले थे पियाजे साहब, फिर दूसरे थे वाइगोत्स्की थे, फिर तीसरे थे ब्रूनर। ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास पर 3 लोगों ने काम किया। कौन कौन से? पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। नैतिक क्षेत्र पर एक लोगों ने काम किया जिसका नाम क्या था? कोहलबर्ग। क्या नाम था? कोहलबर्ग। तो कुछ आपको सिंपल बातें भी याद रखनी है। सामाजिक क्षेत्र में किसका नाम आता है? बंडूरा का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा का आता है। मैकडोगल किससे संबंधित है? संवेगों से संबंधित है। नैतिकता किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से। तो ये कुछ पक्ष हमने आपको बताया। अगर सीटेट में आपसे पूछता है 1, 2, 3, 4 ही लगाएंगे, और सामान्य रूप से 5वां भी आप जानते रहिए। इसके अलावा भी होता है, जैसे भाषा का विकास, भाषा में भी परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से जो ग्रीन कलर से लिखा है वो आपके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने पक्षों की चर्चा की, अब हम बात करते हैं वृद्धि क्या है। अभी हमने आपको बताया कि बालक में जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक परिवर्तन भी होता है। देखो, शारीरिक होता है, फिर क्या होता है सर? मानसिक होता है, फिर क्या होता है सर? सामाजिक होता है, फिर क्या होता है? संवेगात्मक होता है, संवेगात्मक के बाद नैतिक होता है। लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। कहने का मतलब ये जो है
इनको इन पे अनुमान लगाया जा सकता है, इन्हें मापा तौला देखा तो जा सकता है, लेकिन इन्हें मापा तौला नहीं जा सकता। इनका कोई रूप रंग आकार कोई बॉडी नहीं होती है, जबकि इसके पास रूप रंग आकार अर्थात इसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। इसलिए इस पक्ष का एक अलग नाम हम देते हैं, इस पक्ष को हम क्या कहते हैं, वृद्धि। तो कहने का मतलब क्या है सर, शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है वो विकास का अंग तो है, लेकिन विकास के बाद इसे हम वृद्धि नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए ये कोई ग्लास है, इसका नाम है विकास, इसके अंदर एक बिस्किट आपने डाल दिया, उसका नाम क्या है, वृद्धि। तो कहने का मतलब क्या है सर, विकास के अंदर ही वृद्धि होती है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ध्यान रखिएगा, विकास को मापा भी जा सकता है केवल एक पक्ष को, बाकी पक्ष को मापा या तौला नहीं जा सकता है। तो विकास के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों गुण हैं, जबकि वृद्धि के अंदर केवल मात्रात्मक है। वृद्धि का जो क्षेत्र है वो छोटा है ना, और जो विकास का क्षेत्र है वो बड़ा है, 1 2 3 4 5, जबकि वृद्धि केवल शारीरिक। कहने का मतलब हड्डी और मसल्स का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है, इसे विकास भी कहते हैं। मान लीजिए कि विकास नाम का कोई घर था, ठीक है, इसके अंदर 5 कमरे थे। कितने कमरे थे, 5, 1 2 3 4 5। एक कमरे सारे विकास के कमरे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो पहला कमरा है इसे हम वृद्धि भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो वृद्धि और विकास में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक शैशवा, बाल्या और किशोरा। इनका समय आप जानते हैं, जन्म से लेकर के शैक्षिक दृष्टि से बता रहा हूं, विकास की दृष्टि से नहीं। अगर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो ये 2 वर्ष होगा, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से ये जन्म से 6 वर्ष, ये 6 से लेकर 12 वर्ष, ये 12 से लेकर के 18 वर्ष। इनकी विशेषताओं को हम एक एक वीडियो बना के पढ़ेंगे कि शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं, बाल्या की क्या विशेषताएं हैं, किशोरा की क्या विशेषताएं हैं। ये सारे वीडियो में एक एक करके वीडियो आपको बना के दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कुछ सिद्धांतों की, विकास के कुछ अपने सिद्धांत भी हैं। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस लाइफ तक पूरी लाइफ चलता रहता है। तो इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। ये तेज हो सकता है, सामान्य हो सकता है, धीमा हो सकता है, किंतु रुक नहीं सकता, इसलिए इसे निरंतरता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसा है नहीं कि क्लास में एक लड़का बुद्धिमान है तो सब बुद्धिमान होंगे। तो इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये है परिमार्जिता का सिद्धांत, रेक्टिफाई थ्योरी। जो परिमार्जिता है, परिमार्जिता का मतलब सुधार, परिमार्जिता का मतलब क्या होता है, सुधार। तो कहने का मतलब कि बालक के विकास में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन एकदम से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, काफी हद तक उसमें सुधार किया जा सकता है। अगर माँ बाप थोड़ा सा कम बुद्धि के हैं तो बालक को प्रतिभाशाली, एकदम प्रतिभाशाली तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन काफी हद तक उसकी बुद्धि में सुधार किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, परिमार्जिता का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का विकास 2 रूपों में होता है। एक तो सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है केंद्र से दूर की ओर। इसका मतलब क्या है सर, कि सिर से पैर की ओर जो होता है इसे मस्ताधोमुखी बोलते हैं। याद रखिएगा, मस्ताधोमुखी विकास का मतलब है सिर से पैर की ओर, और इसे समीप्यता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, समीप्यता बोलते हैं। समीप्यता का मतलब केंद्र से दूर की ओर। मतलब हमारे जो हाथ पैर के पंजे हैं ये सबसे बाद में बनते हैं, पहले हमारा धड़ बन जाता है, ये केंद्र से दूर की ओर हो गया। सिर से पैर की ओर कहने का मतलब पहले हमारा सिर बनता है, फिर हमारे सभी अंग बनते हैं, पैर तक जाते हैं। आइए, एकीकरण का सिद्धांत क्या है, बालक किसी कार्य को करने के लिए अपने संपूर्ण अंगों को एकीकृत करता है, तब उस कार्य को कर पाता है। जैसे आपको गिलास उठाना है तो आप ग्लास कैसे उठा सकते हैं, पहले पैर को संतुलित करेंगे,
फिर आप क्या करेंगे, पूरी बॉडी को एक तरफ से ले जाएंगे, एक करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप फिर उस काम को नहीं कर सकते। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक सभी अंगों को समायोजित करता है, एकीकृत करता है, उसके बाद किसी कार्य को संपादित करता है। वर्तुलाकार का सिद्धांत ये कहता है, वर्तुलाकार का मतलब ये है कि बालक में शारीरिक, है ना, बालक की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, शैशवा होती है, बाल्या होती है, और कौन सी होती है, किशोरा। तो ये सिद्धांत ये कहता है वर्तुलाकार का कि शैशवा में भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास होता है, बाल्या में भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, किशोरा में भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास। कहने का मतलब हर अवस्था में ये गोल गोल घूम करके शैशवा में भी सारे पक्ष विकसित होते हैं, बाल्या में भी विकास के सारे पक्ष विकसित होते हैं, और किशोरा में भी विकास के सारे पक्ष विकसित होते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है, वर्तुलाकार का सिद्धांत। क्रमबद्ध का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है। क्रमबद्ध का सिद्धांत ये कहता है कि बालक में जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात बालक पहले गर्दन उठाना सीखता है, करवट लेना सीखता है, फिर अपने आप को बैठाना सिखाता है, खड़ा होना सीखता है, घुटने के बल चलता है, फिर खड़े होना सीखता है, और फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। कहने का मतलब कि पहले वो सामान्य क्रियाओं को करता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं को करता है। अर्थात आपने पढ़ने में भी देखा होगा LSRW, पहले वो लर्निंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग ऐसे करता है। तो ये हमने कुछ सिद्धांतों की बात की जो किससे संबंधित थे, ये विकास के कुछ सिद्धांत थे। अब आप देखिए कि विकास पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है। वंश का भी प्रभाव विकास पर, वातावरण का भी, लैंगिक विभिन्नता भी पाई जाती है, विद्यालय का भी प्रभाव विकास पर होता है, रोगों का, चोटों का, जनसंचार का भी विकास होता है। अच्छा, ये सबसे जरूरी है कि निद्रा का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शैशवा में 12 घंटे सोना, बाल्या में 10 घंटे सोना, और किशोरा में 8 घंटे सोना चाहिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे अंदर कुछ होती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के कारण जब किशोरावस्था में ये विकसित होती है थायराइड ग्रंथि यहाँ पर, तो लड़कों की आवाज में भारीपन और लड़कियों की आवाज में थोड़ा सा सुरीलापन आ जाता है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, पौष्टिक आहार सबसे जरूरी, शारीरिक विकास के लिए, वृद्धि जिसे कहते हैं, शारीरिक विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है पौष्टिक भोजन। सोरेनसन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि शारीरिक विकास का अगर कोई परम मित्र है तो वो है पौष्टिक भोजन। बिना पौष्टिक भोजन के शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार आज आपने देखा कि हमने विकास को पढ़ा, विकास के पक्षों को पढ़ा, विकास की अवस्थाओं को पढ़ा। 100% आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे आपसे शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में। जुट जाइए, इस बार सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ले आना है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी है। हम आपके साथ हैं, गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। 15-20 मिनट की 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है कि 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए, कोई टॉपिक फंसा हुआ हो तो उसके लिए नहीं, लेकिन नियर अबाउट ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की क्लासेस, 25 मिनट की क्लासेस आपको मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।